नमस्कार। इंजीनियरिंग में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज पेश है हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो, जिसमें हम समझेंगे टर्न ऑफ फिनोमिना और कम्यूटेशन ऑफ थायरस्टर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम थायरस्टर के कम्यूटेशन के जो 6 टाइप हैं, ए से लेके एफ तक की, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ, सबके बारे में चर्चा करेंगे और टर्न ऑफ फिनोमिना को बहुत डिटेल में समझेंगे और एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा नेचुरल कम्यूटेशन क्लास एफ का और रेजोनेंस कम्यूटेशन क्लास ए का। तो शुरुआत करते हैं टर्न ऑफ फिनोमिना से कि एक ट्रांजिस्टर में जो टर्न ऑफ की जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो हमें मालूम है कि एक थायरस्टर है वो एक 4 लेयर का और 3 जंक्शन का 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें ये जो बाहर जो टर्मिनल है ये आउटर पी साइड वो एनोड है, ये यहाँ दिखाया हुआ है चित्र में, और ये जो दूसरा टर्मिनल है वो कैथोड है जिसपे पावर सर्किट चलता है, और एक कंट्रोल के लिए टर्मिनल यहाँ बीच की पी लेयर में बना हुआ है जिसे हम गेट कहते हैं। और जो खूबसूरत बात है थायरस्टर की वो ये है कि गेट पे बहुत कम वोल्टेज 1 वोल्ट के आसपास और बहुत कम करंट कुछ मिली एम्पियर से हम एक ऐसे सर्किट का कंट्रोल कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स हो सकते हैं और हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर हो सकते हैं। अर्थात हम मिलीवाट पावर से मेगावाट पावर या हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो थायरस्टर में जो ब्यूटीफुल बात है गेट की टर्न ऑन कंट्रोल की, उसमें एक और बात है कि एक बार जब थायरस्टर ऑन हो जाता है और इन चारों परतों में जब आवेश वाहकों का फैलाव हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में, और ये बीच की जो रिवर्स बायस जंक्शन है वो खत्म हो जाती है, और वो तब होता है जब ये फॉरवर्ड करंट एक लेवल है ब्लॉकिंग मोड में, लैचिंग उससे ज्यादा हो जाता है, और जब ये अवक्षय परत खत्म हो गई तो इस थायरस्टर के अक्रॉस बहुत मामूली सी वोल्टेज ड्रॉप होती है, और जो सर्किट में लगाई गई वोल्टेज है और जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो सर्किट के करंट का कंट्रोल या वैल्यू डिसाइड करते हैं। इस गेट का अब थायरस्टर के ऑन प्रोसेस पे कोई नियंत्रण नहीं रहता। आप गेट पे सिग्नल विड्रॉ कर देते हैं पर आप सर्किट को गेट की मदद से वापस ब्लॉकिंग मोड में नहीं ला सकते। एक थायरस्टर को जो कंडक्शन मोड में है उसे वापस अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लाना है तो आपको एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव रिवर्स वोल्टेज देनी होगी, और जब आप रिवर्स वोल्टेज देंगे तो इन जंक्शंस पे जो बायसिंग है वो बदल जाएगी। पहले J1 और J3 जंक्शन जब फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड बायस थे, तो अब उल्टी पोलैरिटी जब हम थायरस्टर के अक्रॉस लगाएंगे, एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव देंगे, तो ये J1 और J3 रिवर्स हो गए हैं। भले ये बीच का जंक्शन फॉरवर्ड हो लेकिन ये एक ब्लॉकिंग हो गया है। और ऐसी कंडीशन में एक और घटनाक्रम होना है कि ये जो फॉरवर्ड करंट है वो तेजी से घट के और एक लेवल है कंडक्शन करंट का जिसे हम होल्डिंग करंट कहते हैं उससे भी कम हो जाएगा। और अगर ये रिवर्स वोल्टेज आप लगाए रखेंगे तो कुछ देर बाद यहाँ एक अवक्षय परत रिकॉम्बिनेशन से बनेगी, और अगली बार जब दोबारा फॉरवर्ड बायसिंग लगाएंगे तो ये जो रिवर्स बायस J2 जंक्शन है वो फॉरवर्ड मोड में करंट को कंडक्ट नहीं होने देगा। और इस फिनोमिना को, जिसमें हम 2 घटनाक्रम एक साथ कर रहे हैं, एक रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हैं और इस फॉरवर्ड करंट को एक होल्डिंग करंट से कम लेवल पे ला रहे हैं, और इस रिवर्स वोल्टेज को यहाँ अवक्षय परत बनने के में जितना समय लगता है, जैसे टर्न ऑफ टाइम कहते हैं, उससे ज्यादा समय तक हम रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करके रखते हैं। और थायरस्टर में जब J2 जंक्शन पे एक डिप्लेशन जोन जनरेट हो जाती है तो अगली बार जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करता बल्कि ब्लॉकिंग मोड में रहता है, और अब कंडक्शन प्रोसेस तभी शुरू किया जा सकता है जब आप गेट पे ट्रिगरिंग सिग्नल देते हैं। अगर इस पूरे फिनोमिना में थायरस्टर को यहाँ डिप्लेशन जोन बनाने में जो समय लगता है, जिसे हम टर्न ऑफ टाइम कहते हैं, उससे कम समय में आप दोबारा अगर फॉरवर्ड वोल्टेज लगा देंगे तो ये थायरस्टर आपको ब्लॉकिंग मोड में नहीं मिलेगा, वो कंडक्शन मोड में ही मिलेगा। तो जरा समझते हैं कि ये सारा जो स्विचिंग एक्सरसाइज है थायरस्टर की टर्न ऑफ की वो क्या है। हमने एक थायरस्टर पे रिवर्स बायसिंग एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज दी है और कम्यूटेशन कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि अगली बार जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करें तो डिवाइस ब्लॉकिंग मोड में मिले और करंट को कंडक्ट ना करे। इसके लिए जरूरी है कि इन चारों परतों में जो आवेश वाहकों का फैलाव हो गया है वो खत्म किया जावे और यहाँ J2 जंक्शन पे एक अवक्षय परत का निर्माण किया जावे। इस प्रक्रिया में 2 चरण हैं, एक कहलाता है रिवर्स रिकवरी और एक कहलाता है जंक्शन या गेट पावर रिकवरी या रिकॉम्बिनेशन टाइम। और इस दौरान ये कुछ माइक्रोसेकंड समय है और परिपथ में धारा और जो मेरा थायरस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो यहाँ चित्रानुसार है। जरा इसको सारे घटनाक्रम को समझते हैं कि पूरे टर्न ऑफ टाइम में रिवर्स रिकवरी टाइम में क्या हो रहा है और गेट पावर रिकवरी टाइम में ये जो दूसरा समय अंतराल है उसमें क्या हो रहा है। हमने इस थायरस्टर पे एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव देती हुई एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दी है। उससे पहले एक थायरस्टर लगातार कंडक्शन मोड में काम कर रहा था और थायरस्टर के अक्रॉस बहुत मामूली
सी वोल्टेज ड्रॉप थी 1 वोल्ट के आसपास, और सर्किट की वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर एक हाई स्टडी लोड करंट बह रहा था। पर हमने किसी क्षण पे जैसे ही रिवर्स वोल्टेज लगाई, थायरस्टर अभी क्योंकि कंडक्शन मोड में ही है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अभी भी मामूली सी 1 वोल्ट के आसपास रहेगी, और ये जो सारी वोल्टेज है वो सर्किट के इंडक्टिव कंपोनेंट के पास एक बहुत अधिक di/dt करती है और धारा एक लगातार नियत दर से घटना शुरू कर देती है। और आप देखिए कि ये जो समय क्षण है t1, इस क्षण पे धारा पहली बार शून्य के बहुत करीब होकर होल्डिंग करंट से कम हो गई है। ये एक आवश्यक शर्त है कम्यूटेशन प्रोसेस की कि जो कंडक्शन करंट है उसे इतना घटा दिया जावे कि उसका मान एक लेवल है होल्डिंग करंट उससे भी कम हो जाए। अभी क्योंकि ये रिवर्स वोल्टेज लगाई हुई है और थायरस्टर बंद नहीं हुआ है, तो अभी भी ये सारी वोल्टेज है वो सर्किट में जो इंडक्टर है उस पे di/dt करेगी और उसी रफ्तार से करंट घटता हुआ इस t2 टाइम पे रिवर्स रिकवरी करंट पालेगा जो उल्टी डायरेक्शन में अधिकतम धारा का मान है। t1 समय पर रिवर्स वोल्टेज से जब पहली बार धारा होल्डिंग करंट से कम हुई है तो धारा अपनी दिशा बदलती है, और इस स्थिति में ये जो दोनों बाहर की हैवी डॉप्ट जो मेरी थायरस्टर की बाहरी परत है उनमें से आवेशवाहक बहुसंख्यक जैसे इस n के इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में उल्टे घूमते हैं और यहाँ हुल से मिलते हैं, और इस तरह से परिपथ में एक धारा बहती है और वो अपना अधिकतम मान t2 समय पे रिवर्स रिकवरी करंट पा लेती है, और उस दौरान यहाँ आवेशवाहकों की संख्या में कमी आने लगती है। ये दोनों जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस है, तो ये जो बीच का परिभाग है कैद हो गया है, और यहाँ दोनों तरफ आवेशवाहक जो कम हो गए हैं वो अभी भी अपना धारा प्रवाह चलाएंगे और t2 से t3 के बीच में धारा का मान कुछ कम हो जाएगा। t3 समय पर इस धारा का मान एक अल्प रिवर्स संतर्प धारा जैसा हो जाएगा, और इस दौरान यहाँ अंदर की जो दोनों परतें हैं इस J2 फॉरवर्ड बायस जंक्शन के दोनों तरफ, वहां आवेशवाहक मिलकर विलोपित होंगे, और जो विलोपन की रफ्तार होगी वही ये उत्क्रम धारा या रिवर्स करंट होगा, और इस दौरान इस J2 जंक्शन पर एक अवक्षय परत की रचना होगी, और अगली बार जब हम अगर अभिनीति करेंगे तो यही J2 की जो डिप्लेशन जोन है वो फॉरवर्ड करंट को जाने से रोकेगी और गेट के पास टर्न ऑन करने का कंट्रोल देगी। तो ये जो दूसरा टाइम है जिसमें धारा का मान कम हो गया है और इस दौरान ये जंक्शन या गेट की पावर की रिकवरी चल रही है, जिस दौरान ये धारा तेजी से t2 से t3 के दौरान घटती है, उस समय परिपथ के जो प्रेरकत्व प्रभाव है वो एक रिवर्स रिकवरी हाई वोल्टेज भी पैदा करते हैं, और हमें थायरस्टर को उस हाई वोल्टेज से बचाने के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। अब देखिए ये जो नीली रेखा है वो तेजी से t2 से t3 के बीच के समय अंतराल को घटाती हुई दिखाई जा रही है, और यहाँ जो विलोपन होता है बीच की परतों में वो भी कुछ कम समय लेगा, और आप पाएंगे कि ये जो रिवर्स रिकवरी है और रिकॉम्बिनेशन है इन दोनों टाइमों में कमी होने के कारण टोटल जो बंद होने का थायरस्टर के कम्यूटेशन का या टर्न ऑफ का समय है वो कम हो जाएगा। और ऐसे जो तेजी से टर्न ऑफ होने वाले थायरस्टर हैं उन्हें हम उन सप्लाईज में जहां हम डीसी सोर्स यूज करते हैं और कम्यूटेशन के लिए हमें किसी रिएक्टिव कंपोनेंट से आर्टिफिशियली ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ती है कम्यूटेशन के लिए, वो जो हमारे कम्यूटेटिंग एलिमेंट है वो कम समय तक वो स्थिति बना पाते हैं, तो उस सर्किट के रिवर्स ऑपरेशन के वोल्टेज से कम समय में थायरस्टर तेजी से बंद हो जाए, ऐसे थायरस्टर को हम इन्वर्टर ग्रेड थायरस्टर कहते हैं। जरा समझते हैं सारी बातों को। T2 से T3 के दौरान जो रिवर्स रिकवरी का फिनोमेना है जिसमें आउटर दोनों लेयर से जब आवेशवाहक कम होते हैं तो धारा बहुत तेजी से घटती है। धारा में जो इस तरह से जो तेज परिवर्तन होता है वो हमारे परिपथ में जो श्रेणी में स्वप्रेरकत्व इंडक्टर लगे होते हैं उसमें एक वोल्टेज का स्पाइक्स जनरेट करता है, और ऐसी जो वोल्टेज स्पाइक्स है रिवर्स रिकवरी वो हमारे इस डिवाइस के साथ जुड़े हुए सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट और सप्लाई पे भी एक रिवर्स वोल्टेज के पीक के तौर पे आती है, और उससे बचाव के हमें तौर तरीके देखने चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं नीले रंग से जो रिकवरी फास्ट हो रही है हमारे इन्वर्टर ग्रेड थायरस्टर में, उन थायरस्टर में ऐसी जो रिवर्स रिकवरी वोल्टेज जनरेट होती है वो ज्यादा ताकतवर होगी। तो हमें ऐसे डिवाइसेस लेने चाहिए जिनकी की रिवर्स ब्रेकडाउन कैपेसिटी ज्यादा हो, या ऐसे थायरस्टर के अक्रॉस हमें हाई रिवर्स वोल्टेज से कोई नुकसान ना हो, इसलिए स्नबर सर्किट या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के कुछ कंपोनेंट्स लगाने चाहिए। T2 समय तक, T1 से T2 समय तक जब धारा उल्टी दिशा में बढ़ रही थी तब भी थायरस्टर मेरा ऑन स्टेट वाली पोजीशन में ही था और उसके अक्रॉस बहुत मामूली सी वोल्टेज ड्रॉप थी। लेकिन T2 के बाद पहली बार हमारा जो थायरस्टर है वो हमारी सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करने लगता है, और ये जो सप्लाई वोल्टेज है जो हमने रिवर्स मोड में लगाई हुई है वो थायरस्टर के क्रॉस वोल्टेज जनरेट करने लगती है। और
T3 के बाद आप पाएंगे कि ये वोल्टेज जो हमें आवश्यक है सिस्टम को रिवर्स बायस बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और अब मेरे थायरस्टर के अंदर जो दोनों J1 और J3 रिवर्स बायस जंक्शन के बीच में जो ट्रैप्ड चार्जेज हैं वो धीरे धीरे रिकॉम्बिनेशन करते हैं और हमारा J2 जंक्शन पे एक अवक्षय परत है वो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जनरेट करने लगती है। और जब वो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी पूरी जनरेट हो जाती है तो ये धारा प्रवाह देखिए आप T4 समय के बाद बंद हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम कहते हैं कि गेट की कंडक्शन प्रोसेस में कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रिकवर हो जाती है, तो इसे गेट पावर रिकवरी टाइम भी हम कह सकते हैं। तो हमारे टर्न ऑफ टाइम में दो समय हो गए, एक रिवर्स रिकवरी टाइम जिसमें उल्टी दिशा में तेज धारा बढ़कर घटती है और एक रिकॉम्बिनेशन टाइम जिसमें बीच की परतों में रिकॉम्बिनेशन होता है और गेट की पावर की रिकवरी होती है। अर्थात इस पूरे डिवाइस के टर्न ऑफ समय में TQ समय में रिवर्स रिकवरी के दौरान तो दोनों बाह्य जो मेरी परत थी थायरस्टर की उनसे आवेश वाहक उल्टे निकलते हैं और जो दूसरा प्रोसेस है जिसको गेट रिकवरी समय कह रहे हैं या रिकॉम्बिनेशन टाइम कह रहे हैं उसमें बीच की जो दोनों परतें हैं उनमें आवेश वाहक रिकॉम्बिनेशन से कम होते हैं। एक थायरस्टर के बंद होने का समय टर्न ऑफ टाइम रिवर्स रिकवरी चार्ज जो कि शुरुआत में थायरस्टर पे कितनी धारा बह रही है उस पर निर्भर करेगी और थायरस्टर की संरचना पे निर्भर करता है। और हमारे थायरस्टर को बंद करने के लिए जो रिवर्स वोल्टेज लगाई हुई है उसका जो समय है वो सर्किट टर्न ऑफ टाइम TC कहलाता है। और एक इफेक्टिव टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए जरूरी है कि जो रिवर्स वोल्टेज हमने सर्किट में थायरस्टर के अक्रॉस लगाई हुई है वो TC टाइम थायरस्टर के बंद होने के समय टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप टर्न ऑफ टाइम से पहले ये रिवर्स वोल्टेज विड्रॉ कर लेते हैं और फॉरवर्ड वोल्टेज लगा देते हैं तो आपका डिवाइस ब्लॉकिंग मोड में ना होके कंडक्शन मोड में करंट को कंडक्ट करने लग जाएगा। तो ये जरूरी है कि कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज है वो टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा समय तक रिवर्स वोल्टेज लगाने के बाद ही लगाई जाए। हमने जाना था कि जो हमारे इन्वर्टर ग्रेड थायरस्टर्स हैं उसमें T2 से T3 के बीच में जब रिवर्स रिकवरी करंट तेजी से घटता है वो समय कम है और ये रिकॉम्बिनेशन जो बीच की परतों में हो रहा है T3 से T4 तक का समय वो भी समय अंतराल कम है। तो उनमें टोटल टर्न ऑफ टाइम कम है और वो 5 से 50 माइक्रोसेकंड हो सकता है। और ऐसे जो तेजी से टर्न ऑफ होने वाले जो मेरे थायरस्टर हैं इन फास्ट रिकवरी वाले इन्वर्टर ग्रेड थायरस्टर्स का इस्तेमाल हम उन एप्लीकेशंस में लेते हैं जहां हमारी सप्लाई DC होती है और हमारी एप्लीकेशंस इन्वर्टर की हो सकती है जो DC को AC बनाती है या फिर चॉपर हो सकती है जो एक फिक्स DC को वेरिएबल DC में बदलती है। जो दूसरे थायरस्टर हैं जो स्लो रिकवर होते हैं जिनका टर्न ऑफ टाइम ज्यादा है 50 से 200 माइक्रोसेकंड उनका इस्तेमाल हम नेचुरल कम्यूटेशन वाले जो हमारे सर्किट्स हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर हुए या रेक्टिफायर्स हुए उनमें इस्तेमाल करते हैं और इनको हम कन्वर्टर ग्रेड थायरस्टर कहते हैं। जो इन्वर्टर ग्रेड थायरस्टर होते हैं जिनका टर्न ऑफ टाइम कम है 5 से 50 माइक्रोसेकंड वो महंगे भी होते हैं क्योंकि उनकी डिजाइन में यहाँ रिकॉम्बिनेशन को तेज करने के लिए कुछ गोल्ड की डोपिंग की हुई होती है। हमने जाना कि एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के थायरस्टर को गेट पे अप्रोप्रिएट सिग्नल देकर टर्न ऑन किया जा सकता है, पर एक बार जब थायरस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला गया है तो गेट का धारा चालन में कंट्रोल नियंत्रण खत्म हो गया है। और ऐसे थायरस्टर को अगर आपको टर्न ऑफ करना है बंद करना है तो दो चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता यह है कि जो एनोड का कंडक्शन करंट है उसे एक लेवल है होल्डिंग करंट उससे कम करना है और होल्डिंग करंट बहुत जीरो के करीब है। तो आप यूं समझ लीजिए कि हमें सारा फॉरवर्ड करंट जीरो कर देना है और फिर एक रिवर्स वोल्टेज को लगातार लगाए रखना है इतने समय तक कि उस दौरान हमारा जो बीच की परतों में रिकॉम्बिनेशन होने से जंक्शन J2 पे एक अवक्षय परत बन जाए और उस अवक्षय परत में अगली बार जब फॉरवर्ड वोल्टेज लगाई जाए तो भी ब्लॉकिंग करने की कैपेबिलिटीज हो जाए। तो वो जो समय अंतराल है जिसे थायरस्टर में ये सारी प्रक्रियाएं होती है जिसे हमने अभी पढ़ा था TQ कहते हैं टर्न ऑफ टाइम, उससे ज्यादा समय तक हमें सर्किट में रिवर्स वोल्टेज थायरस्टर के अक्रॉस लगा के रखनी है। इस दोनों प्रक्रियाओं के समूह को हम जिससे थायरस्टर बंद होता है उसे तकनीकी भाषा में कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन और आपने एक ऑन थायरस्टर को परिवर्तित करके ऑफ कर दिया है तो जो टर्निंग ऑफ थायरस्टर है उसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। जो थायरस्टर्स हैं उनके कम्यूटेशंस को हम दो रूप में समझते हैं। एक को हम बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब सप्लाई AC हो, लेकिन अगर हमारी सप्लाई DC हो तो थायरस्टर पे फॉरवर्ड बाइसिंग किए हुए है और हमें थायरस्टर को बंद करने के लिए न केवल उसका करंट जो कंडक्शन में चल रहा है उसे होल्डिंग से कम करना है, एक रिवर्स वोल्टेज भी लगानी है। तो इस कार्य के लिए हम कुछ रिएक्टिव कंपोनेंट्स यूज करते हैं जो सर्किट में इंडक्टर या
कैपेसिटर्स हो सकते हैं, और जो उनकी स्टोर्ड एनर्जी है उनको सर्किट में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जबरदस्ती से हमारे थायरिस्टर के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज भी आ जाए और उसका करंट भी होल्डिंग करंट से कम हो जाए। जो इस तरह के रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस होगा, उन्हें हम कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स कहते हैं। और जो इस तरह से कम्यूटेशन का जो प्रोसेस होता है जबरदस्ती थायरिस्टर पे रिवर्स वोल्टेज इंपोज करने का, उसे हम फोर्स्ड कम्यूटेशन कहते हैं। जो हमारे फोर्स कम्यूटेशंस हैं उसके 5 तरीके हैं, जिन्हें हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई कहते हैं। क्लास ए को अभी थोड़ी देर में ही हम पढ़ने वाले हैं। इसे हम सेल्फ कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन भी कहते हैं, जिसमें सर्किट का अपना लोड ऐसी आर्टिफिशियल कंडीशंस पैदा कर देता है कि हमारा जो सर्किट है वो एक निर्धारित समय बाद ऑटोमेटिक अपने आप बंद होने की स्थितियां पा लेता है। जो क्लास बी कम्यूटेशन है उसे हम रिजोनेंस पल्स कम्यूटेशन भी कहते हैं, जिसमें किसी दूसरे थायरिस्टर को चालू करने के बाद एक पहले से तयशुदा समय के बाद, प्री डिसाइडेड टाइम के बाद क्लास ए जैसी स्थितियां आती है, और ये जो मेरा कम्यूटेशन का प्रोसेस है वो परिपथ के संचालन से रिएक्टिव एलिमेंट्स की कंडीशन से हो जाता है। ये जो क्लास ए और क्लास बी जो कम्यूटेशन है उनमें दोनों में एक रेजोनेंस फिनोमिना हम काम में ले रहे हैं, जिसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर को एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करवाते हैं, और इंडक्टर की जो स्टोर्ड करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी है वो जब कैपेसिटर को मिलती है तो कैपेसिटर पे चार्जिंग से जो वोल्टेज जनरेट होती है वो सप्लाई से भी ज्यादा हो जाती है, और वो फिर डीसी वोल्टेज के अगेंस्ट चार्ज कैपेसिटर थायरिस्टर के रिवर्स वोल्टेज बना देता है और बंद होने की स्थितियां बन जाती है। डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे। इस तरह के पल्स रिजोनेंट सर्किट को हम क्लास बी कम्यूटेशन कहते हैं। एक कम्यूटेशन हमारा क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन कहलाता है, जिसमें हम एक थायरिस्टर का करंट दूसरे थायरिस्टर पर डाइवर्ट कर देते हैं और पहले वाला थायरिस्टर एक चार्ज कैपेसिटर के कारण रिवर्स वोल्टेज पाकर कम्यूट हो जाता है। क्लास डी कम्यूटेशन को हम ऑक्सिलरी कम्यूटेशन कहते हैं, जिसमें शुरुआत में कोई एक्सरसाइज होती है और एक थायरिस्टर का करंट हम दूसरे थायरिस्टर पे डाल देते हैं और पहला थायरिस्टर दूसरे थायरिस्टर को ऑन करने पे बंद हो जाता है, और फिर दूसरा थायरिस्टर क्लास ए टाइप कम्यूटेशन प्रोसेस से स्वतः सेल्फ की अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे बंद हो जाता है, और इस तरह के कम्यूटेशन को हम क्लास डी या ऑक्सिलरी कम्यूटेशन कहते हैं। और एक जो कम्यूटेशन है उसमें एक एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज से हम कोई एक्सटर्नल सोर्स से एक ऐसी वोल्टेज बनाते हैं जो सिस्टम की हमारी जो डीसी वोल्टेज है उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड की होती है, और वो जब थायरिस्टर के अक्रॉस लगाई जाती है तो वो एक्सटर्नल पल्स से थायरिस्टर को बंद कर देती है। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं क्लास एफ नेचुरल कम्यूटेशन की, जिसका इस्तेमाल हम एसी सप्लाई के लिए करते हैं। अगर किसी थायरिस्टर सर्किट की जो सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग नेचर की हो, जैसा कि हम रेक्टिफायर सर्किट्स में या साइक्लो कन्वर्टर्स में या एसी वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं, तो इनपुट सप्लाई जब एसी होती है तो एसी नेचुरल है, हर आधी साइकिल बाद वो पूरी आधी साइकिल के लिए उल्टी पोलैरिटी की रहती है, और ऐसी स्थिति में इस थायरिस्टर के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज का समय अंतराल है वो अगर थायरिस्टर के बंद होने के समय से ज्यादा है तो थायरिस्टर बिना किसी एडिशनल सर्किटरी के स्वयं सप्लाई की नेचुरल टेंडेंसी के कारण बंद हो जाता है, और ऐसे कम्यूटेशन को हम क्लास एफ या नेचुरल कम्यूटेशन कहते हैं। एक नेचुरल कम्यूटेशन का जो सर्किट है उसमें थायरिस्टर को एक रजिस्टिव लोड के साथ एसी सप्लाई से जोड़ा हुआ है, और ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। अभी थायरिस्टर भले ही फॉरवर्ड वोल्टेज चल रही हो, ब्लॉकिंग मोड में है, तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और मैंने किसी डिले एंगल डेल्टा के बाद थायरिस्टर के गेट पे यहाँ अगर ट्रिगर सिग्नल देना है 1 वोल्ट की सप्लाई के साथ कुछ मिली एम्पियर करंट देता हूँ, तो इस सर्किट में करंट जैसे ही लैचिंग करंट से ज्यादा होता है तो ये मेरा थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से कंडक्शन मोड में आ जाता है, और सारी सोर्स वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस पे आके, और रजिस्टिव लोड है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे और करंट बहने लगता है। और आधी साइकिल बाद जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जीरो होगी तो सर्किट का इंस्टेंटेनियस करंट भी जीरो हो जाएगा, तो इस थायरिस्टर में भी करंट होल्डिंग करंट से कम हो गया है। और आप देखिए नेचुरली ये सप्लाई इस शान हाईलाइट सेक्शन में देखिएगा नेगेटिव हो गई है, तो अभी मेरे थायरिस्टर पे करंट तो होल्डिंग करंट से कम है और रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड है, तो ये थायरिस्टर पूरे इस समय काल में आराम से बंद हो जाएगा और हमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कम्यूटेशन सर्किटरी या कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स में लॉसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी आधी साइकिल तक सर्किट पे जो रिवर्स वोल्टेज हमने टर्न ऑफ के लिए लगाई हुई है वो सर्किट के टर्न ऑफ टाइम जो थायरिस्टर हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा है, तो बहुत सक्सेसफुली नेचुरल सप्लाई की नेचर से ही थायरिस्टर का कम्यूटेशन हो जाएगा। तो ऐसे जो सर्किट है उनमें कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स नहीं होने और उनसे लॉसेस भी नहीं होने से ये सर्किट इकोनॉमिक होते हैं और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। हम
इस नेचुरल कम्यूटेशन को लाइन कम्यूटेशन भी कहते हैं और क्लास एफ कम्यूटेशन भी कहते हैं, और इनका इस्तेमाल सभी तरह के रेक्टिफायर सर्किट्स में किया जाता है जहां एसी सप्लाई को हम डीसी आउटपुट बनाते हैं। ये स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में भी यूज होता है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी की जो एसी सप्लाई है उसे पार्ट में डिवाइड की हुई दूसरी फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई में बदल देते हैं। जैसे हम 50 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज या 50/3 या 50/4 या 50/5 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर बनाना चाहें तो ऐसे सर्किट को हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। उनमें भी हम क्लास एफ नेचुरल कम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पंखों में स्पीड कंट्रोल के लिए जो डिमर्स लगे होते हैं, एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स, उनमें भी हम क्लास एफ नेचुरल कम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं। हमने जाना कि जो क्लास एफ नेचुरल कम्यूटेशन है वो तभी काम में लिया जा सकता है जब सप्लाई अल्टरनेटिंग नेचर की हो। अगर सप्लाई डीसी नेचर की है तो एक कम्यूटेशन को हम क्लास ए या सेल्फ कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन कहते हैं। इसे रेजोनेंस कम्यूटेशन भी कहते हैं। इसमें हम इस थायरस्टर में ये जो करंट बह रहा है, अगर ये कंडक्शन मोड में है और इसके गेट पे सिग्नल दिया हुआ है, तो उसे हम कुछ परिपथ की ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि ये जो करंट है वो अपने आप होल्डिंग करंट से कम हो जाता है। और इस कैपेसिटर पे हम कुछ ऐसी चार्जिंग करेंगे कि उसकी वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी और इस एंड पे यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज होगी, और ये पॉजिटिव वोल्टेज इस थायरस्टर को रिवर्स बायस दे देगी, और थायरस्टर है वो लोड की अपनी कंडीशंस के कारण अपने आप बंद हो जाएगा, और इसे हम क्लास ए या सेल्फ कम्यूटेशन कहते हैं। जो हमारे क्लास ए टाइप कम्यूटेटिंग सर्किट होते हैं उसमें अगर ये लोड रेजिस्टेंस जिसमें हम आउटपुट ले रहे हैं उसका मान अगर छोटा हो तो हम ये जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स हैं इंडक्टर और कैपेसिटर वो सीरीज में लगाते हैं और इस आरएलसी सीरीज सर्किट को अंडर डैम्प्ड नेचर का बनाएंगे, अर्थात एल और सी का जो अनुपात है उसका मान R²/4 से ज्यादा रखेंगे। तो ये जो अंडर डैम्प्ड सीरीज आरएलसी सर्किट है उसमें करंट की जो नेचर है वो एक साइनोसॉइडल नेचर रखेगी और वो करंट बढ़ के अपने आप नेचुरली जीरो जब होगा तो इस थायरस्टर के करंट को होल्डिंग करंट से कम कर देगा। सारा प्रोसेस अभी समझेंगे। अगर ये लोड रेजिस्टेंस अधिक हो तो हम एक कैपेसिटर को इसके पैरेलल लगा के और सीरीज में एक इंडक्टर लगा के इस आरएलसी सर्किट को एक अंडर डैम्प्ड नेचर बना देते हैं, और इस अंडर डैम्प्ड आरएलसी सर्किट में इस थायरस्टर का करंट साइनोसॉइडल नेचर का होगा और वो किसी एक कंडीशंस पे बढ़कर जब जीरो होगा तो इस कैपेसिटर पे जो चार्जिंग की वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होगी और वो इस थायरस्टर को रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देगी। करंट इसका होल्डिंग करंट से कम है तो ये अपने आप स्वतः लोड के करंट के कारण ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे कम्यूटेशन को हम सेल्फ कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि इस कैपेसिटर में सप्लाई से ज्यादा वोल्टेज आई है तो वो एनर्जी इसने इंडक्टर से पाई है। तो यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर में ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो एक रेजोनेंस फिनोमेना के तहत होता है। तो ऐसे आरएलसी अंडर डैम्प्ड सर्किट के कम्यूटेशन प्रोसेस को हम रेजोनेंस कम्यूटेशन भी कहते हैं। पूरी डिटेल से रेजोनेंस कम्यूटेशन को समझ लेते हैं। एक डीसी सप्लाई के साथ क्लास ए टाइप रेजोनेंस कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन का सर्किट यहाँ दिखाया हुआ है, जहाँ इस लोड रेजिस्टेंस के साथ हमने जो रिएक्टिव कम्यूटेटिंग एलिमेंट एल और सी वो एक सीरीज में लगा दिए हैं और एल और सी का जो अनुपात है L/C वो R²/4 से ज्यादा होने के कारण ये एक अंडर डैम्प्ड सीरीज आरएलसी सर्किट है। देखिए अब जैसे ही मैंने गेट पे ट्रिगर सिग्नल दिया है ये फॉरवर्ड बायस थायरस्टर टर्न ऑन हो जाना है और इस अंडर डैम्प्ड आरएलसी सर्किट में एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के साथ करंट फ्लो होने शुरू हो जाता है। और जिस इंस्टेंट पे आप देखिए इस ब्लू एरो की टिप से यहाँ जब करंट अपने पीक पर आया है तो आप पाएंगे कि ये जो इंटरवल है जिस दौरान करंट बढ़ा है उस दौरान यहाँ कैपेसिटर की चार्जिंग हुई है और ये जो ब्लू एरो वाली पोजीशन पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ वोल्टेज को गेन कर रही है। और जब तक कैपेसिटर की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम है कुछ वोल्टेज इस सीरीज इंडक्टर पे आ रही है और इंडक्टर में ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है इधर नीले एंड पे पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ वो di/dt करती है और पॉजिटिव di/dt का मतलब है करंट बढ़ता है। शुरू में क्योंकि कैपेसिटर पे कम वोल्टेज थी तो सारी वोल्टेज इंडक्टर में जो ये शुरुआत में ग्रीन हाईलाइट में दिख रहा है धारा बहुत तेजी से बढ़ी है। इस धारा से जब कैपेसिटर में चार्जिंग हुई है तो इंडक्टर की वोल्टेज कम होने लग गई है तो रेट ऑफ इंक्रीज करंट की कम होती चली गई है जैसा मैजेंटा हाईलाइट में दिख रहा है। और आप देखिए कि जब पीक करंट आया है तो कैपेसिटर की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गई है और इंडक्टर में अब क्योंकि वोल्टेज नहीं है तो इस इंडक्टर में अब करंट का बढ़ना बंद हो गया है और ये कंडीशन पीक करंट की आ गई है। अब कैपेसिटर के पास सप्लाई के बराबर वोल्टेज है और इस इंडक्टर में लाल तीर की दिशा में मैक्सिमम इतना करंट है। इस करंट के कारण इसके मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो करंट को कंटिन्यू रखेगी और कैपेसिटर की चार्जिंग से आप देखेंगे कि इस नीले तीर के साथ कैपेसिटर की वोल्टेज जो इस
स्थिति में सप्लाई वोल्टेज के बराबर थी वो सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा हो गई है, और ऐसी स्थिति में इंडक्टर पे जो नेगेटिव वोल्टेज है वो करंट को डिक्रीज करने लगेगी, और जितनी स्थिति में करंट बढ़ा है बिल्कुल वैसी स्थिति में जब करंट घटेगा तो जितना चार्ज उसने यहाँ 0 से पीक करंट तक इस कैपेसिटर को दिया है उतना ही चार्ज एडिशनल जब इस कैपेसिटर पे आएगा, तो जिस समय करंट घटकर 0 होगा, नेचुरल है अंडर डैम्प्ड सर्किट में साइनोसॉइडल करंट 0 वैल्यू पाएगा, तो आप देखेंगे कि इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो इस नीले एंड के साथ सप्लाई वोल्टेज से लगभग दुगनी हो जाएगी। और आप देखिए दो स्थितियां एक साथ हमें मैच हो गई है, एक इस थायरिस्टर का करंट 0 हो गया है यानी होल्डिंग करंट से कम हो गया है, और ये जो कैपेसिटर है उसकी जो चार्जिंग से जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज से दुगनी है, और ऐसी स्थिति में ये कैपेसिटर थायरिस्टर पे रिवर्स बायसिंग देगा, और ये जो थायरिस्टर पे रिवर्स वोल्टेज आ गई है सप्लाई वोल्टेज के बराबर उल्टी, वो थायरिस्टर को बंद करने के लिए पर्याप्त है। जब हमारा थायरिस्टर बंद हो जाएगा तो हम इस कैपेसिटर को किसी दूसरे सर्किट से इस लोड रेजिस्टेंस में डिस्चार्ज करके अगली साइकिल की तैयारी कर लेंगे, और अगली साइकिल में जब हम इस फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर को गेट पे सिग्नल देंगे तो ये एक बार फिर वही साइनोसॉइडल करंट कैरी करेगा, और जिस समय करंट अपने पीक पर आएगा आप पाएंगे कि इस कैपेसिटर पे वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ गई है, और इस इंडक्टर में पीक करंट सर्किट में अब घटते करंट के साथ करंट को फ्लो करेगा, और कैपेसिटर पे जब वोल्टेज सप्लाई से दुगनी आ जाएगी तो करंट सर्किट का होल्डिंग करंट से भी कम 0 हो जाएगा, और ये कैपेसिटर जो चार्ज हो गया है वो थायरिस्टर को अपने आप सेल्फ लोड के करंट से ही कम्यूट कर देगा। अब यहाँ कैपेसिटर पे इंडक्टर से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है रेजोनेंस कंडीशन के साथ उससे वोल्टेज सप्लाई से दुगनी हुई है, इसलिए इसको रेजोनेंस कम्यूटेशन भी कहते हैं। जो मेरा अंडर डैम्प्ड सीरीज आरएलसी सर्किट है वो अपनी नेचुरल डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी से साइनोसॉइडल ऑसिलेशन करता है, और एक बार थायरिस्टर ऑन होने के बाद जिस समय यह करंट 0 होगा, आधी हाफ साइकिल का जो टाइम है उतनी समय के बाद थायरिस्टर को बंद होने की परिस्थितियां बनेगी। तो ये जो थायरिस्टर है इनका जो चालू होने के बाद बंद होने का समय है वो सर्किट के कंपोनेंट के हिसाब से फिक्स हो जाएगा, और सर्किट सिंपल है और बहुत रिलायबल तरीके से करंट 0 होगा। जो लोड है उसमें जो करंट डीसी सप्लाई होने के बावजूद भी एक साइनोसॉइडल नेचर रखेगा। तो एक हमारा सर्किट एप्लीकेशन है सीरीज इन्वर्टर, उसमें हम इस तरह के कम्यूटेशन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एक परेशानी है, और वो ये है कि ये जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स हैं वो लगातार लोड के करंट को कैरी करते हैं। भले ही इन्हें बंद करने की एक्शन तो इस क्षण भर थोड़े से ही समय के लिए इस नीले हाईलाइट में हमने दिखाया है उस समय करनी है, लेकिन उन्हें बाकी बचे हुए ऑन टाइम में भी वही धारा जो लोड रेजिस्टेंस के वो कैरी करनी पड़ती है। तो जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट है उनमें लॉसेस या इनकी जो कंटिन्यूअस ड्यूटी होने के कारण कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एक हाई फ्रीक्वेंसी का कोई इन्वर्टर बनाना चाहते हैं 1 किलोहर्ट्ज से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का, तो ये जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है L और C इनकी जो फिजिकल साइज है वो छोटी हो जाएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी के जो इस तरह के सीरीज इन्वर्टर होते हैं बहुत सस्ते और रिलायबल, उसमें हम इस तरह का क्लास ए कम्यूटेशन यूज़ करते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में दूसरे कम्यूटेशंस के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। हैप्पी लर्निंग।